नमस्कार साथियों, आपके सामने एक बार फिर से मैं साइंस की क्लास लेकर के आया हूं और जेनेटिक्स हम पढ़ रहे थे और जेनेटिक्स का पार्ट 3 जो आपको आज मैं करवाने जा रहा हूं, जिसमें कुछ एक जेनेटिक्स के बारे में रह गया था। आज हम उसको कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि जेनेटिक्स वाला अपना एक चैप्टर कवर हो जाए, क्योंकि जेनेटिक्स बहुत लंबी चौड़ी हैं और इसके संबंध में जैसे आगे जब आप चलोगे तो ह्यूमन जेनेटिक्स वगैरह हैं, वहाँ तक भी चलती हैं। तो एक यहाँ तक हम पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे और इसके आधार पर बहुत सारी चीज़ें आगे जुड़ी हुई हैं और उन सब चीज़ों को हम यहाँ बेस से ही समझेंगे, तब हमें आगे वाले सारी चीज़ें समझ में आएगी। हम ये सोचते हैं कि भाई डायरेक्टली हम कहीं पर पे पूरा पढ़ ले और वहाँ पे समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये साइंस सब्जेक्ट हैं। जब तक हम किसी भी चैप्टर को पूरा समझते नहीं हैं तब तक पूर्ण रूप से हम प्राप्त नहीं कर सकते सफलता को। और मेरा यही प्रयास है आप तक वीडियो पहुँचाने का, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन के समय में आप घर बैठे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप आराम से घर पे भी अध्ययन कर सके और पढ़ाई से जुड़े हुए रहें। क्योंकि अध्ययन एक ऐसा विषय के रूप में जाना जाता है ना कि आप पूर्ण रूप से जब तक घर पे अध्ययन नहीं करते हैं और रेगुलरिटी जब तक नहीं रहेगी, आप इसे किसी भी चीज़ को नहीं पकड़ सकते। हमारी क्लासेज का यही प्रयास रहता है कि आप और हर विद्यार्थी इस अध्ययन से जुड़ा हुआ रहे और साइंस जैसे सब्जेक्ट को रेगुलर पढ़ता रहे, तभी वह इससे जुड़ा हुआ रहेगा। और आपने ये चीज़ देखी भी होगी कि हमने ऑफलाइन क्लासेज में भी आपको सारी रेगुलर जो क्लासेज दी है, और अब जब ये महामारी चल रही है, विकट परिस्थितियाँ चल रही हैं, तब भी हम आपके साथ हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं, मैं ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं होगी आपको, क्योंकि अभी सभी विद्यार्थी काफ़ी समझते हैं इस बात को कि अध्ययन हमारे लिए कितना ज़रूरी है और पढ़ाई करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आगे चलते हैं और हम पढ़ना शुरू करते हैं। जो रह गया था आनुवांशिकी जेनेटिक्स के बारे में, वो हम आगे देख लेते हैं। जैसे हमने मेंडल के जो नियम थे, वो सारे नियम हमने, तीनों नियम थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यय का नियम। फिर जहाँ हमने बात की थी, जैसे हमने बात की थी प्रभाविता के नियम के अंतर्गत 2 नियम पढ़े थे। दोनों के अंतर्गत देखा जाए तो एकल संकरण के अंतर्गत प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम हमने देखा था। वहीं से हमें एक चीज़ पकड़नी है, वह होता है संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण, इसको बोलते हैं बैक क्रॉस। ये क्या होता है संकर पूर्वज संकरण, बैक क्रॉस क्या होता है? हमने क्या लिया था? लंबा पौधा, और क्या लिया था? बोना पौधा। ये बात ध्यान रखना आप सभी कि हमारे पीछे वाले वीडियो आप देखेंगे तभी हम इस चीज़ को समझ पाएंगे। अभी भी देख रहे हैं तो एक बार जब भी आप इस वीडियो को पूरा देख लें तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप पुनः इस वीडियो के जो पार्ट हैं उन पार्ट्स को भी आप देखना। ही साथ में आपको ये बता दूं, काफ़ी बार समस्या आती है कि बोर्ड पे लिखा हुआ किसी को साफ दिखाई नहीं देता है, तो आप देखेंगे वीडियो के जस्ट ऊपर आपको 3 डॉट्स मिलेंगे। इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपको वीडियो क्वालिटी को बढ़ा देना है, जिससे कि आपको जो बोर्ड के ऊपर हम लिख रहे हैं वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। लंबा पौधा और कैसा है? बोना है। लंबे पौधे को हमने किससे दर्शाया था? कैपिटल टी से। बोने को किससे दर्शाया था? स्मॉल टी से। ये कैसा था? प्रभावी, जो आगे अपनी अगली पीढ़ी में क्या करेगा? अपना प्रभाव दिखाएगा। दूसरा, ये कौन सा होता है? अप्रभावी। इन दोनों के संकरण से क्या बना था? कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि विषम युग्मजी बना था। और था तो ये लंबा ही, तो इसे हमने क्या कहा था? विषम युग्मजी। अब विषम युग्मजी के अंतर्गत ये पीढ़ी हमने कौन से प्राप्त की थी? F1 पीढ़ी। अब समझना, ये हम कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब समझे कि जब हम प्रभावी और अप्रभावी के साथ संकरण करवाते हैं तो एक विषम युग्मजी यानी संकर लंबा प्राप्त हमें होता है कैपिटल टी और स्मॉल टी का। जब संकर पूर्वज संकरण की बात करेंगे तो ध्यान रखना है, यहाँ से ही हमें जब चैप्टर समझ में आएगा तभी हम इसकी परिभाषा बन पाएगी कि जब F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी लक्षण या अप्रभावी दोनों में से किसी भी साथ करवाया जाता है
तब उसे क्या बोलते हैं, संकर पूर्वज संकरण। आया समझ में कि जब F1 पीढ़ी, ये कौन सी पीढ़ी है, F1 पीढ़ी, जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी लंबा प्रभावी या बोना अप्रभावी के साथ, दोनों में से किसी के साथ भी करवा देंगे तो वो क्या बनेगा, संकर पूर्वज संकरण बनेगा। अब दोनों में से किसी के साथ भी, जैसे मैं F1 पीढ़ी का संकरण यदि लंबे गुण के साथ करवाऊं, लंबे गुण के साथ करवाएंगे तब क्या होगा, तब हम इसे क्या बोलेंगे, आउट क्रॉस, यानी बाह्य संकरण। ये इसको समझना, कभी बार पूछा जाता है भी आउट क्रॉस क्या होता है या बाह्य संकरण किसे कहते हैं। जब FVT का संकरण प्रभावी जनक के साथ, ये क्या है, जनक है, जब F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो इसे कहते हैं आउट क्रॉस। फिर यदि मैं अप्रभावी के साथ करवाऊं तब क्या होगा, टेस्ट क्रॉस, यानी कि परीक्षण संकरण। इसको समझना, जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी अप्रभावी लक्षण के साथ करवाया जाता है तो इसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। अब याद कैसे रखना है, टेस्ट क्रॉस किसे कहेंगे और आउट क्रॉस किसे कहेंगे। टेस्ट, हम कक्षा में क्या लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। किस लिए टेस्ट लिया जाता है, ताकि क्लास के अंदर जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनका पता लगाया जा सके कि अभी भी हमारे पढ़ाने के बाद कितने विद्यार्थी कमज़ोर हैं। तो ये क्या है, कमज़ोर हैं, मतलब अप्रभावी हैं। तो टेस्ट किसका लिया जाएगा, तो अप्रभावी का। तो याद हो जाएगा कि टेस्ट क्रॉस किसके साथ, F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी के साथ करवाया जाता है तब इसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो इसका विपरीत आउट क्रॉस हो जाएगा कि जब F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तब इसे क्या बोलते हैं, आउट क्रॉस। ये दोनों करके देख लेते हैं कि भाई आउट क्रॉस क्या है और टेस्ट क्रॉस क्या है। दोनों को समझना कि हमें क्या करना है, F1 पीढ़ी लेनी है, ये ले ली F1 पीढ़ी। फिर क्या लेना है, लंबा, ये गुण ले लिया लंबा। अब दोनों का क्या करवाना है, संकरण करवाना है, दोनों का संकरण करवा लेते हैं। तो क्या आएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी। इन दोनों का किया हमने क्रॉस तो क्या आया, कैपिटल टी कैपिटल टी। इन दोनों का किया, क्या आया, कैपिटल टी और कैपिटल टी। इन दोनों का किया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इन दोनों का किया तो क्या आया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस प्रकार से हमने क्या किया, ये कौन सी पीढ़ी हमने प्राप्त की, F2 पीढ़ी प्राप्त की। जब भी F2 पीढ़ी प्राप्त होती हैं तो हमने ये सीख रखा है कि जब भी F2 पीढ़ी प्राप्त होगी तब क्या होगा, F2 पीढ़ी के अंदर हम क्या लेंगे, लक्षणी अनुपात और दूसरा क्या लेंगे, जीनी अनुपात। अब समझना है, लक्षण अनुपात और जीनी अनुपात मैंने निकालना आप सभी को बताया भी था, कैसे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे, बाहर से देखने पर जो हमें लक्षण नज़र आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लक्षणीय अनुपात। बाहर से देखने पर हमें कैसा पौधा लगेगा, लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है और यह भी लंबा है, चारों लंबे हैं। तो लक्षणीय अनुपात आया कि आपने 100% लंबे पौधे, सभी पौधे कैसे हुए, लंबे। अब हमें जीनी अनुपात देखना है। जीनी अनुपात के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आंतरिक संरचना देखनी पड़ेगी। दो तो कैसे हैं, शुद्ध लंबे, और दो कैसे हैं, विषम युग्मजीय प्रकार के। तो दो तो ये हो गए और दो ये हो गए। तो दोनों को यदि हम काट देंगे तो क्या आएगा, 1:1, यानी 50% तो लंबे और 50% कैसे रहे, संकर पौधे प्राप्त हुए जिसमें दोनों के लक्षण थे। तो यह अनुपात हमने देख लिया। इसको हम चाहें तो 100% या 4:0 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो दोनों ध्यान रखना है। अब आगे हम बात कर रहे हैं टेस्ट क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस को भी करके देख लेते हैं। तब हम क्या करेंगे, F1 पीढ़ी का किसके साथ में, अप्रभावी के साथ में, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये लिया और इसके साथ में इसको यहाँ लिख दें। दोनों अलग अलग कर लें, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। इनका क्रॉस करवाते हैं। कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी जुड़ेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका इसके साथ में जुड़ेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका इसके साथ में
स्मॉल टी और स्मॉल टी, इसका इसके साथ में स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये कौन सी पीढ़ी आ गई? F2 पीढ़ी आ गई। अब इन दोनों का हमें क्या लेना है? लक्षणीय अनुपात और जीनी अनुपात। तो हमें क्या लिखेंगे यहाँ पर? लक्षणीय अनुपात और दूसरा क्या लिखेंगे? जीनी अनुपात। लक्षणीय अनुपात बाहर से देखने पर पौधा, ये दो तो कैसे हुए? विषम युग्मजी, और ये कैसे हैं? अप्रभावी बौने पौधे। तो कितना हो गया? 2:2। काट दे, 1:1। फिर अंदर वाली संरचना देखें, जीनी अनुपात के अंतर्गत अंदर वाली संरचना में ये दोनों ही विषम युग्मजी और ये दोनों ही बौने, तो क्या आ जाएगा? 2:2। इसको भी काट दें, क्या आएगा? 1:1। अब यहाँ से देखना, हमने ये निकालना सीख लिया है तो परीक्षा में सवाल कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो ऐसा कौन सा संकरण है जिसमें लक्षणीय अनुपात और जीनी अनुपात दोनों समान रहते हैं? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। ऐसे कौन से दो संकरण हैं जिनका जीनी अनुपात समान रहता है? आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, दोनों का जीनी अनुपात क्या रहता है? समान रहता है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल अंदरूनी तरीके से पूछे जाते हैं। अब इन सब के लिए काफ़ी जने होते हैं, इस क्रॉस को करने में थोड़ी समस्या आती है, तो मैं थोड़ी इसकी सरल विधि भी आपको बता दूं। जैसे मैंने चेकर बोर्ड से बताया भी था आप सभी को, तो उसी से चेकर बोर्ड बना करके भी आपको बता देता हूँ। काफ़ी सारे ये रहता है कि सर हमें चेकर बोर्ड से बताएं, तो वह भी है। बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको सारणी के रूप में भी बना सकते हैं। ऐसे बना दें और जो भी लक्षण हैं उन सबको लिख दें। एक तरफ क्या लिख दें? नर युग्मक, एक तरफ क्या लिख दें? मादा युग्मक। तो हमें क्या क्या लेना है? कैपिटल टी और क्या लेना है? स्मॉल टी। F1 PD को लिख दिया। फिर दूसरा कौन सा है? टेस्ट क्रॉस। तो क्या आएगा? स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इन दोनों का गुणा यहाँ आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इन दोनों का क्या आएगा? स्मॉल टी और स्मॉल टी। इन दोनों का यहाँ पर आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। इन दोनों का क्या आएगा? स्मॉल टी और स्मॉल टी। अनुपात वही आने वाला है। देख ले, दो पौधे तो कैसे हैं? लक्षणीय अनुपात के रूप में, कैपिटल टी और स्मॉल टी के रूप में, 2 और 2 स्मॉल टी के रूप में। तो अनुपात वही आएगा, चाहे हम लक्षणीय अनुपात ले और जीनी अनुपात ले। इसको भी करके देख लेते हैं, इसको भी समझ ले, क्योंकि हमें क्रॉस करना सीखना बेहद ज़रूरी है। यदि हमने इसको नहीं समझा, मैं 2-3 तरीके से आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उस तरीके को अपनाएं और आराम से इस प्रकार के क्रॉस को समझ लें। एक तरफ मैं लिख देता हूँ नर युग्मक, एक तरफ लिख देता हूँ मादा युग्मक। यहाँ क्या लिखेंगे? F1 PD, कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर यहाँ कौन सा लिखेंगे? प्रभावी, कैपिटल टी और कैपिटल टी। अब इन दोनों का क्या करना है? यहाँ पर क्रॉस, कैपिटल टी और कैपिटल टी, इन दोनों का करें। कैपिटल टी और स्मॉल टी, इन दोनों का करें। कैपिटल टी और कैपिटल टी, इन दोनों का करें। कैपिटल टी और स्मॉल टी। अनुपात वही आने वाला है। सभी पौधे कैसे हैं? लंबे हैं। और जीनी अनुपात देखेंगे तो क्या है? 2 तो कैसे हैं? शुद्ध लंबे, और 2 कैसे हैं? विषम युग्मजी संकर प्रकार के। तो ये आ गया 1:1। तो इस प्रकार से हमने इस बात को समझ लिया कि संकर पूर्व संकरण क्या है, वो हमने समझ लिया कि जब भी F1 PD का संकरण दोनों में से किसी एक के साथ करवाया जाएगा, तब हम उसे क्या बोलेंगे? संकर पूर्व संकरण, यानी बैक क्रॉस। बिल्कुल बैक में जा रहा है, पीछे जा रहा है, बैक क्रॉस हो गया। टेस्ट क्रॉस अप्रभावी के साथ में, आउट क्रॉस प्रभावी के साथ में। और आपको अनुपात निकालना मैंने बता दिया है। अब आगे हम बात कर लेते हैं, कुछ एक चीज़ें जो रह गई थी। अब हमने मेंडलवाद के लगभग सभी चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। अब इनके कुछ एक जो अपवाद हैं, इनके अपवादों के भी हम बात कर लेते हैं कि यह मेंडल ने तो वहाँ तक प्रयोग किया जहाँ तक तो बिल्कुल सही था। फिर इसके बाद में कुछ एक चीज़ें जो रह गई थी मेंडल के, और उनको आगे बढ़ाने का काम जैसे 3 वैज्ञानिकों ने किया था। उन वैज्ञानिकों के बारे में मैंने आपको बताया था। कॉल कॉरेंस हैं, इसके बाद में इसके बाद में आप देखेंगे कॉल कॉरेंस। फिर कौन सा है? तो इसके बाद देखेंगे ह्यूगो डी ब्रिज हैं, और एक और वैज्ञानिक थे एंटी एर्नम। इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ ध्यान दें कि इनके अपवादों के अंदर 3 नियम थे। एक तो कौन सा था? प्रभाविता का नियम। दूसरा कौन सा था? पृथक्करण का नियम।
तीसरा कौन सा था? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम दिए गए थे मेंडल द्वारा, और तीनों नियम का अंतर्गत हम इनके अपवाद देख रहे हैं। तो सबसे पहले प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम के कौन कौन से अपवाद हैं? जो इस अपवाद कहते किसे, इस बात को समझना। हम बात कर रहे हैं इनके अपवाद की। अपवाद का मतलब होता है मेंडल का यह प्रभाविता का नियम जहाँ पे लागू नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अपवाद कहते हैं। तो एक तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता। दूसरा क्या है? सहप्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और सहप्रभाविता को डोमिनेंस के अंतर्गत आता है। अब दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम का कोई भी अपवाद नहीं है। प्रश्न पूछा जाता है मेंडल के किस नियम का कोई अपवाद नहीं है, तब आपको ध्यान रखना है पृथक्करण के नियम का कोई अपवाद नहीं है। फिर आता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम का क्या अपवाद है, तब आपको ध्यान रखना है सहलग्नता, लिंकेज। सहलग्नता स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का क्या है? अपवाद है। और इसके अंतर्गत आप इस बात को भी समझ गए होंगे, सहलग्नता वाला और अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता। तो हम एक एक चीज को लेंगे। कौन सा अपवाद लेंगे? सबसे पहले प्रभाविता के नियम का अपूर्ण प्रभाविता। कौन सा? अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, किस प्रकार से इसको बताया गया था? तो सबसे पहले इसको अपूर्ण प्रभाविता को बताने वाला वैज्ञानिक कौन सा था? कॉल कॉरेंस। कॉल कॉरेंस ने सबसे पहले अपूर्ण प्रभाविता को बताया था। क्या होती है अपूर्ण प्रभाविता? नाम से पता चलेगा। अब आगे वाली जो पीढ़ी होगी उसके अंतर्गत ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। तो कैसे नहीं दिखा पाएगा? तो इसके अंतर्गत हम उदाहरणों से समझेंगे। सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं मिराबिलिस जलापा, या इसको बोलते हैं फॉर ओ क्लॉक प्लांट, फॉर ओ क्लॉक प्लांट। फिर इसको और भी नाम से जाना जाता है गुलब्बास। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। मिराबिलिस जलापा, अब ध्यान देखो, ये बहुत अच्छा नाम है, फॉर ओ क्लॉक प्लांट। मिराबिलिस जलापा बहुत अच्छा पुष्प होता है। फॉर ओ क्लॉक प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सुबह 4 बजे खिलता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? फॉर ओ क्लॉक प्लांट। बहुत सुंदर पुष्प होते हैं और अलग अलग कलर्स में हमें मिलते हैं। इसी कलर्स को लेकर के कॉल कॉरेंस ने क्या किया? प्रयोग करके देखा कि प्रभाविता का नियम लागू होता है या नहीं होता है। इसने क्या किया? सबसे पहले इस पुष्प के जो था उसका लाल पुष्प वाला जो पौधा था उस पौधे को लिया, और दूसरा जो था वह इसी प्रकार का एक और पौधा था सफ़ेद पुष्प, जिसके ऊपर क्या लगते थे? सफ़ेद पुष्प लगते थे और एक लाल पुष्प। क्योंकि इस मिराबिलिस जलापा गुलाबास के पौधे के ऊपर अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं और अलग अलग प्रकार के पौधों पर अलग अलग प्रकार के पुष्प जो हैं वो लगते हैं। तो अलग अलग 2 पौधों को लिया, एक तो लाल पुष्प वाले पौधे को लिया और एक सफ़ेद पुष्प वाले पौधे को लिया। तो मेंडल के नियम के अनुसार क्या आना चाहिए था? इसको इसने क्या दर्शाया? कैपिटल आर से, और इसको स्मॉल आर से। तो सारे पौधे जो F1 पीढ़ी में आने चाहिए थे वह कैसे आने चाहिए थे? लाल पुष्प आने चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या? उसका विपरीत हुआ। इसने देखा तो इसे जो पौधे प्राप्त हुए वह सारे के सारे गुलाबी रंग के प्राप्त हुए। अब ये बिल्कुल अलग हो गया, क्योंकि यहाँ प्रभावी लक्षण आना चाहिए था, लाल पुष्प होना चाहिए था, लेकिन सारे पुष्प कैसे आ गए? गुलाबी। ये कौन सी पीढ़ी प्राप्त की उसने? F1 पीढ़ी प्राप्त की। अब कॉल कॉरेंस आगे बढ़ता है और इसकी F2 पीढ़ी प्राप्त करता है। F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए चेकर बोर्ड बना देते हैं। फिर एक तरफ तो क्या आएगा? नर युग्मक, एक तरफ क्या आएगा? मादा युग्मक। एक तरफ लिख दे F1 पीढ़ी को और दूसरी तरफ क्या लिख दे? इसी प्रकार की वापस F1 पीढ़ी को। दोनों के मध्य अब क्या करवा रहे हैं? स्वयं परागण करवा रहे हैं।
पिछले वीडियो में अभी तक आपने नहीं देखा है तो देखना, स्वयं परागण क्या होता है, पर परागण क्या होता है, मैं पढ़ा चुका हूँ, आप समझ जाएंगे। और यहाँ क्या होगा आपको पता चल गया होगा, यहाँ क्या हो रहा है, पर परागण हो रहा है। इन दोनों का क्या आएगा, कैपिटल आर और कैपिटल आर। इन दोनों का क्या आएगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। इन दोनों का क्या आएगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। इन दोनों का क्या आएगा, स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो यहाँ उसने देखा कि लक्षणीय अनुपात क्या होगा, क्योंकि F2PD के अंदर ही हम ले सकते हैं लक्षणीय अनुपात और जीनी अनुपात। दूसरा क्या है, जीनी अनुपात। अब ये पौधे इनका बाहर से देखने पर कैसा नजर आएंगे तो वो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कैसा है, लाल रंग का। ये कैसा आ गया, गुलाबी रंग का। ये कैसा आ गया, गुलाबी रंग का। और ये कैसा आ गया, सफेद। बाहर से देखने पर कैसा लग रहा है, कैपिटल आर मतलब क्या है, लाल पुष्प है। और ये दोनों क्या है, गुलाबी पुष्प है। और ये कैसा है, सफेद पुष्प है। तो हम कह सकते हैं बाहर से देखने पर एक पुष्प कैसा है, लाल रंग का, दो पुष्प कैसे हैं, गुलाबी रंग के, और एक पुष्प कैसा है, सफेद रंग का। तो अनुपात क्या आ गया, 1:2:1 आ गया। फिर आगे हम जीनी अनुपात की बात करते हैं। तो जीनी अनुपात के अंतर्गत हम देखेंगे यहाँ क्या है, लाल पुष्प। ये दोनों कैसे हैं, अंदर से देखने पर भी कैसे हैं लक्षण इनके, गुलाबी। और ये कैसा है, सफेद। तो इसका अनुपात भी क्या आएगा, 1:2:1। ध्यान से समझना, दोनों का लक्षणीय अनुपात और जीनी अनुपात दोनों ही क्या है, समान है। तो आप समझ गए कि अपवाद के रूप में देखा जाए तो यहाँ जो उसने F1PD के अंतर्गत जो मेंडल ने प्रयोग किए थे तब उसने लक्षणीय अनुपात कितना निकाला था, लक्षणीय अनुपात उसने निकाला था 3:1। और जीनी अनुपात क्या निकाला था, 1:2:1। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, प्रभाविता के नियम के अंतर पहला ही यहाँ मेंडल का नियम कट हो जाता है, गलत हो जाता है कि 3:1 आना चाहिए था। ये सारे एक जैसे होने चाहिए, ये अकेला ही होना चाहिए था। तो यहाँ पर 3:1 होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है 1:2:1। और जीनी अनुपात 1:2:1। काफ़ी बार परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है निम्न में से अपूर्ण प्रभाविता का कौन सा उदाहरण है। इन तीनों नाम में से कोई भी एक नाम दे देगा, आपको ऑप्शन में से पता करना है कौन सा है। मिराबिलिस जलापा है, 4 o'clock प्लांट है, गुलाबास है। तो इस प्रकार के पौधों के अंतर्गत ये नाम आपको ध्यान रखना है। आपने नाम सुन लिए हैं तो इतना ही बहुत है। आप जैसे ही ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने पूरी डिटेल आपको ये भी बता दी है कैसे हम इसके बारे में आंतरिक संरचना का भी पता लगा सकते हैं। ये पहला उदाहरण लिया हमने मिराबिलिस जलापा का 4 o'clock प्लांट के अंतर्गत कि अपूर्ण प्रभाविता किस प्रकार से दर्शाई जाती है। एक और उदाहरण से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से यह अपूर्ण प्रभाविता नजर आती है। आगे समझना है कि जो अभी हमने प्रयोग किया है कॉलकॉनेस द्वारा जो बताया गया था उसी को हमने किया है। आगे हम समझ रहे हैं, इसी का दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। पहले हमने मिराबिलिस जलापा का लिया, अब आगे हम दूसरा ले रहे हैं एंटीहर्नम रोजस। एंटीहर्नम रोजस या फिर इसे क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा नाम है, कुत्ता पुष्प, डॉग फ्लावर। कुत्ता पुष्प क्यों कहते हैं, कुत्ता पुष्प इसलिए कहते हैं कि आप जब भी आप इसके प्रकार के पुष्प को देखोगे, इसके आगे वाली जो पुष्प की संरचना है, आपको पुष्प की संरचना ऐसे लगेगी कि जैसे कुत्ते का मुंह दिखाई दे रहा है, वैसी संरचना होती है। आप नेट पे जाकर के सर्च करना, डॉग फ्लावर बहुत अच्छी संरचना के रूप में आपको दिखाई देगा। एंटीहर्नम रोजस कुत्ता पुष्प या फिर इसे डॉग फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम इसके बारे में देख लेते हैं ये होता कैसा है, इसके अंतर्गत कैसे प्रयोग किया था। मिराबिलिस जलापा के अंदर ध्यान रखना कि पुष्प के कलर्स के अंतर्गत प्रयोग किया था, और यहाँ एंटीहर्नम रोजस के अंतर्गत इसका क्या था, पत्ती की संरचना के ऊपर प्रयोग किया था। यानी पत्ती की संरचना जिसे हम क्या कह सकते हैं, आकार। तो इसने दो प्रकार के ऐसे पौधे होते हैं जिनके क्या होता है, अलग अलग प्रकार के पौधों की पत्तियां अलग अलग होती है। एक ही तो मान ली जाए लंबी या बड़ी पत्तियां, दूसरी मान ली कि दूसरा पौधा लिया जिसकी पत्तियां कैसी थी, छोटी पत्ती थी। अब आगे हम बात कर लेते हैं लंबी के लिए उसने, चाहे आप जो भी मान लें, एक कोई भी ले ले। लॉन्ग के लिए क्या ले ले, डबल एल ले ले, और यहाँ क्या ले ले, स्मॉल एल के रूप में ले ले। इन दोनों से जो प्राप्त होगा
वह क्या होगा, कैपिटल एल और स्मॉल एल। तो यहाँ जो प्राप्त होगी वो पत्ती वह कैसी होगी, मध्यवर्ती पत्ती प्राप्त होगी। मध्यवर्ती मतलब न तो वो ज़्यादा बड़ी है और न ही ज़्यादा छोटी है। और उनका भी यदि हम इसको F2PD निकालेंगे तो आपको मैंने निकालना बता दिया, आप घर पे आराम से इसको निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबका क्या निकलेगी कि वहाँ वापस आपको लक्षणीय अनुपात कितना मिलेगा, तो लक्षणीय अनुपात आपको वही मिलने वाला है 1:2:1, और जिन्हें अनुपात मिलने वाला है 1:2:1, दोनों समान ही मिलेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, अपूर्ण प्रभाविता को पढ़ रहे हैं। तो ये प्रयोग आप करके देख सकते हैं। आगे हम इसका एक और उदाहरण ले लेते हैं। ये सारे उदाहरण पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं कि वे किसके अंतर्गत ये होता है, तो विशेष तौर से आप इनके नाम ध्यान रखना है। एक बहुत अच्छा उदाहरण एक और आता है, किसके अंतर्गत, एंडालूशियन के अंतर्गत। एंडालूशियन के अंतर्गत, एंडालूशियन क्या है, ये एक मुर्गी की प्रजाति है और किसके ऊपर, मुर्गी के पंखों के रंग के ऊपर प्रयोग किया गया। एंडालूशियन क्या है, मुर्गी है और जिनके पंखों के ऊपर यह अध्ययन किया गया था। और उसने क्या देखा था, तो ध्यान से समझना इस बात को कि जब एंडालूशियन प्रकार की अलग अलग प्रकार की नस्लों के अंतर्गत अलग अलग होता है, लेकिन एंडालूशियन प्रकार की जो मुर्गी की नस्ल होती हैं उसके अंतर्गत विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं इनके पंखों के रंगों के अंतर्गत। तो पंखों के रंगों के अंतर्गत एक तो जो मुर्गी थी वह कैसा रंग लिया, काला रंग लिया, और दूसरा जो रंग लिया वह सफ़ेद रंग लिया। उनके पंखों का रंग कैसा लिया, काला रंग, और दूसरा कैसा लिया, सफ़ेद रंग लिया। काला रंग और सफ़ेद रंग दोनों रंगों को जब इन दोनों के मध्य संकरण करवाया और उससे जो उत्पन्न हुआ चूजा मुर्गी का वह कैसा कलर का होगा, तो ध्यान से समझना। इसको चाहे तो हम बी से ले लें और इसको स्मॉल बी से ले लें, तो उत्पन्न होगा क्या, कैपिटल बी और स्मॉल बी, और इसका रंग कैसा होगा, तो इसका रंग होगा वह नीला रंग होगा। बिल्कुल विपरीत आया कौन सी पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में। कौन सा, कैसा आया हमारे सामने, नीला रंग प्राप्त आया। यानी कि काले रंग, मान लिया जाए मुर्गा लिया और मुर्गी कैसे ली, सफ़ेद रंग की, और जो उत्पन्न हुआ चूजा वह कैसा था, नीले रंग वाला। अब यह वाली बात आपको समझनी है कि अब इसका यदि आगे F2PD प्राप्त करेंगे तब क्या होगा। किसानों ने ऐसा ही किया था, जो मुर्गी पालन करते हैं उन्होंने क्या किया कि ये नीले रंग वाली जो मुर्गी होती है मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकती हैं, इसका मांस उत्पादन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया जाता है और इसकी रेट भी काफ़ी हाई होती है। तब क्या किया गया कि किसान ने देखा कि नीले रंग वाली जो मुर्गियां हैं उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो उसने एक बार तो क्या कर लिया, यह नीले रंग वाली मुर्गी उत्पन्न कर ली और इस नीले रंग वाली मुर्गी का आगे जो जनक थे इन दोनों जनकों को खत्म कर दिया, काले रंग और सफ़ेद। अब इनका क्या काम, अपने पास में नीले रंग वाली आ गई। अब नीले रंग वाली जो मुर्गियां हैं और उन्हीं का आगे क्या किया जाए, प्रजनन करवाया जाए ताकि हमें और नीले रंग वाली मिलेगी। तो होगा क्या, देखना हम क्या निकालते हैं, इसकी F2PD निकालते हैं। अब जब इनके नीले रंग वाली मुर्गी के जो चूजे उत्पन्न होंगे वह कैसे होंगे, इसको देखना। एक तरफ हम क्या लिख दें, नर, और एक तरफ क्या लिख दें, मादा। एक तरफ क्या लिखना है, कैपिटल बी, और एक तरफ क्या लिखना है, स्मॉल बी। इस तरफ भी कैपिटल बी और एक तरफ स्मॉल बी। इन दोनों का क्रॉस होगा तब क्या बनेगा, कैपिटल बी और कैपिटल बी। इन दोनों का करेंगे कैपिटल बी और स्मॉल बी। इन दोनों का करेंगे कैपिटल बी और स्मॉल बी। इन दोनों का करेंगे स्मॉल बी और स्मॉल बी। तब ये कौन सी पीढ़ी हमने प्राप्त की, F2PD। अब इनका क्या देखना हमें, लक्षणीय अनुपात, और दूसरा क्या देखना है, जीनी अनुपात। अब लक्षणीय अनुपात यानी बाहर से देखने पर ये मुर्गी कैसी नजर आएगी, काले रंग की। ये दोनों कैसी आएगी, नीले रंग की, और ये कैसी आएगी, सफ़ेद रंग की। अब वो किसान आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने नीली रंग की मुर्गियाँ थी, इनका प्रजनन करवाया तो उनके बच्चे काले हो गए, सफ़ेद हो गए और नीले रंग वाले भी हो गए। कितने कितने उसे देखने पर पता चला, एक तो हुआ काले रंग की, दो हुआ नीले रंग की, और एक कैसी हुई, सफ़ेद रंग की। जीन अनुपात आंतरिक संरचना भी देख ले तो भी ये कैसी हैं,
शुद्ध शुद्ध है, दोनों समान लक्षण हैं तो शुद्ध हो गए। तो हम इसे क्या कह देंगे, मुख्य रूप से ये कैसा अनुपात आया अपने पास में, जीनी अनुपात। एक कैसी हो गई शुद्ध काले रंग की, दो कैसे हो गए शुद्ध संकर, और एक कैसे हो गया सफ़ेद। अनुपात तो मैंने क्या कहा, सबका समान ही आने वाला है, किसके अंतर्गत, अपूर्ण प्रभाविता के अंतर्गत। अब उस किसान के लिए घाटा हो गया क्योंकि वह पढ़ा लिखा नहीं था। अगर पढ़ा लिखा होता तो उसे समझ में आ जाता इस बात को कि जब भी वह इन दोनों को यदि रखता और हर बार इनसे प्राप्त होने वाले बच्चों को ही उत्पन्न करता तो हर बार उसे क्या प्राप्त होता, नीले रंग की मुर्गियां ही प्राप्त होती। लेकिन उसने गलती क्या कर ली कि इन दोनों को तो खत्म कर लिया और कहा कि अब मुझे मिल गया है नीले रंग वाला और मैं इसी का उत्पादन करूंगा। तो उस बेचारे के साथ ये हुआ कि दो ही मिली और जबकि दो ये पहले वाली वापस आ गई। तो इस प्रकार से यहाँ ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है। यदि वो किसान पढ़ा लिखा होता और जेनेटिक्स को अगर पढ़ा होता तो जीवन में भी ये काम आती और इन दोनों से हर बार प्रजनन करके वह नीले रंग की मुर्गियाँ हर बार प्राप्त कर सकता था। यही होता है। अब जैसे संकर बीज वगैरह ले रहे हैं, जब हम प्लांट के अंतर्गत बात करेंगे तब हम देखेंगे कि अब जैसे गेहूं की किस्में आ रही हैं उनके अंदर संकरण हो रहा है, ऐसे ही बहुत सारी तकनीक हैं, इन तकनीकों को हम समझेंगे तब हम यही वापस जेनेटिक्स काम आने वाली हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, 3 उदाहरण हैं अपूर्ण प्रभाविता के। तो हमने तीनों उदाहरणों को समझ लिया। अब अपने पास में क्या बच गया है, सह प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता कंप्लीट हो गई। आगे हम समझ रहे हैं सह प्रभाविता को। थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर पड़ता है, लेकिन एक बार वीडियो देखने से आपको समझ में नहीं आए तो आपको जब भी समय मिले इस वीडियो को 2 बार देखना और समय मिले तो 3 बार भी देख लेना कि यह सह प्रभाविता। आगे हम दूसरा कौन सा अपवाद ले रहे हैं, सह प्रभाविता। नाम से पता चलेगा अपूर्ण प्रभाविता में तो क्या था कि वह किसी में लक्षण प्रभावी हो रहा था, किसी में नहीं हो रहा था, दोनों साथ साथ हो रहे थे, वो अपूर्ण हो गया। अब क्या है सप्रभाविता, यानी कि लक्षण आगे जाकर के क्या जाएंगे, समान जाएंगे। तो समान जाएगा तो उसके लिए क्या होगा कि वह दोनों एक साथ सह प्रभाविता अपना प्रभाव कैसे दिखाएंगे, साथ साथ दिखाएंगे। तो यह हमें कहाँ देखने को मिलता है, नॉर्मली हमारे आसपास इस प्रकार के प्रभाव को देखने को मिलता है। मैं कह रहा हूँ आपको साइंस को जीवन के साथ जोड़ना ही पड़ेगा। मैंने उदाहरण से भी बताया और बता देता हूँ। सह प्रभाविता के लिए आपने देखा होगा कि कोई भी, जैसे मान लिया जाए कि लाल रंग का कोई सांड है और उसके साथ में कोई भी एक सफ़ेद रंग की गाय है, दोनों के संकरण होने से जो बच्चा उत्पन्न होगा, गाय का बछड़ा, वह कैसे कलर का होगा। तो आपके सामने बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। इस प्रकार के लाल रंग को मैं आर से दर्शा दूं, इसको सफ़ेद रंग को स्मॉल आर से, तो उत्पन्न होने वाला कैपिटल आर और स्मॉल आर, और इसका कलर कैसा होगा, चितकबरा। चितकबरा मतलब उसके शरीर के ऊपर, त्वचा के ऊपर कैसे लाल, वह कैसे सफ़ेद रंग के धब्बे नजर आएंगे। तो आपने ऐसे बहुत सारे पशुओं को देखा होगा जो 2 कलर्स के अंदर आपको दिखाई देते हैं। तो वह कैसे हैं, सप्रभावित है, यानी लाल रंग का प्रभाव भी है और सफ़ेद रंग का प्रभाव भी है, दोनों प्रभाव है। दोनों प्रभाव हो गए तो क्या कह दिया हमने, सह प्रभाविता। तो पूछा जा सकता है पशुओं की त्वचा के रंग में पाई जाने वाली विभिन्नता के लिए कौन उत्तरदायी है, तो सह प्रभाविता उत्तरदायी है, यानी अपना दोनों प्रभाव यह दर्शा रहे हैं। इसी का एक और उदाहरण से समझ लेते हैं, यही अपने जीवन से भी जुड़ा हुआ है। और ब्लड ग्रुप के अंतर्गत आपने देखा होगा कौन सा ब्लड ग्रुप, जब हम बात करेंगे ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप किसका उदाहरण है, सह प्रभाविता। क्योंकि जिस यानी किसी पिता का रक्त समूह यदि वह शुद्ध ए है, ब्लड ग्रुप ए, और अंदर वाला भी कैसा हो, शुद्ध हो, कैपिटल आई के साथ में क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। और किसी माता का रक्त समूह यदि आपको दिखाई दे शुद्ध रूप में आई बी और आई बी, जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे तब आप देखना कि आपको इन दोनों को अलग अलग कर लें। अब इनका क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, क्या आएगा, आई ए आई बी, इनका क्रॉस करवाएंगे, आई ए आई बी, इनका क्रॉस करवाएंगे, आई ए आई बी, इनका क्रॉस करवाएंगे,
IA IB हमने देख लिया। आगे वाली जो संतान होगी उन सब का रक्त समूह क्या होगा? AB रक्त समूह होगा। यानी यह A रक्त समूह और B रक्त समूह दोनों ही अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, तो उत्पन्न होने वाली सभी संतति का रक्त समूह क्या होगा? AB होगा। तो इस प्रकार से हमने समझा। यहाँ से ध्यान रखना, वापस कंफ्यूज मत होना। यदि रक्त समूह कहीं पर आपको यह दिखाई दे तभी ये होगा। अगर आपको रक्त समूह के अंदर एक अप्रभावी लक्षण जुड़ा हुआ है IA, तब आगे जाकर के अनुपात चेंज हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको यदि B दे रखा है शुद्ध रूप में तो ये करना है, नहीं तो आपको इसके साथ में इस क्रॉस को करना है। तब आप इस बात को समझ जाएंगे कि रक्त समूह AB रक्त समूह किसका उदाहरण है? तो सहप्रभाविता का। बहुत सारे रक्त समूह दे सकते हैं आपको, चारों रक्त समूह प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है सहप्रभाविता का उदाहरण है। ऑप्शन दे सकते हैं AB और O। तब आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? AB वाला राइट हो जाएगा कि ये सहप्रभाविता का उदाहरण है। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने इनके अपवादों को पढ़ लिया, और जो इनके अपवाद थे कौन कौन से? अपूर्ण प्रभाविता और स्वप्रभाविता। पृथक्करण के नियम का कोई अपवाद नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और स्वतंत्र अपव्यय नियम का क्या अपवाद है? सहलगनता, जिसे लिंकेज बोला जाता है। सहलगनता के अंतर्गत दो उदाहरण आते हैं, जो दो मुख्य रूप से क्या है? रोग हैं। और ये रोग कौन से हैं? एक तो है वर्णांधता और एक कौन सा है? हीमोफीलिया। ये दोनों रोग हैं और आनुवांशिक रोग हैं। इन दोनों रोगों के बारे में जब हम रोगों का अध्ययन करेंगे मानव के अंतर्गत, तो इन रोगों के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये स्वतंत्र अपव्यय नियम के अंतर्गत सहलगनता अपवाद के रूप में जाना जाता है। यानी दोनों के अंदर लक्षण साथ साथ जाते हैं स्वतंत्र होते हुए भी। तो ये वर्णांधता रोग और हीमोफीलिया रोग हम जब पढ़ेंगे, जब हम रोग वाला चैप्टर शुरू करेंगे, तब हम इसको समझ लेंगे। तो यहाँ आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सहलगनता किसके अंतर्गत? वर्णांधता व हीमोफीलिया रोग के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आज हमने मुख्य रूप से बैक क्रॉस के बारे में जाना। बैक क्रॉस के लिए आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, फिर इसके बाद में हमने प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यय तीनों नियम लिए। तीनों नियम के अंतर्गत हमने देखा कि इनके अपवाद हैं। प्रभाविता के नियम की अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता, इनके मैंने सारे उदाहरणों के साथ आपको पूरा बताया है। साथ ही सहप्रभाविता को भी उदाहरण के साथ में पूरा आपको चैप्टर समझाने का पूरा प्रयास किया है। और स्वतंत्र अपव्यय नियम के अंतर्गत सहलगनता के दोनों रोग हैं, वर्णांधता और हीमोफीलिया रोग। इनके बारे में जब हम आनुवांशिक रोग पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में पूरी डिटेल से देखेंगे। और पूरा इनका बहुत लंबा चौड़ा जो भी है, उत्पत्ति से लेकर के पूरे वैज्ञानिकों की खोजबीन तक, और किस प्रकार से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाता है, क्योंकि आनुवांशिक रोग है तो पूरी डिटेल है इनके बारे में। जब भी हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो पूरा विस्तार से देखेंगे किस प्रकार से ये रोग होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने आनुवांशिकी के पार्ट 3 को लेकर के पूर्ण रूप से हमने इसके अपवाद तक कवर कर लिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप इसको पूर्ण रूप से समझ में नहीं आए तो इसको वीडियो को 2 बार 3 बार देखना जब भी समय मिले, और इसको देखेंगे तब, और इसके जो पीछे वाले वीडियो हैं उनको भी देखना जरूरी है, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आएगी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, और यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, बहुत अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।